नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड की सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब रुड़की में किसान नेता राकेश टिकैत और खानपुर विधायक उमेश कुमार की अहम मुलाकात हुई। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, किसानों की समस्याओं और आगामी चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद राकेश टिकैत ने उमेश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि खानपुर विधायक प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझते हैं और उसे मजबूती से सामने रखते हैं। तो वहीं उमेश कुमार ने इस मुलाकात को पूरी तरह पारिवारिक बताते हुए कहा कि राकेश टिकैत उनके पारिवारिक मित्र हैं और वे समय समय पर उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि टिकैत का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। में जो शिविर है हरिद्वार का, उसके लिए अभी आना जाना यहाँ लगा रहेगा। और जब रुड़ के आ रहे हैं तो भाई विधायक जी से भी मिल लिए, ये प्रदेश की सही जानकारी देते हैं, ये लाग लपेट नहीं करते, क्षेत्र की सही जानकारी देंगे। देहरादून में क्या चल रहा है उसकी सही जानकारी देंगे, पहाड़ से पलायन हो रहा है कैसे रुके तो उसकी जानकारी देंगे। और दबते नहीं, मतलब टाइट विधायक है। एक बात कांग्रेस की विधायक भी है, भाई पेमेंट तो करेगी सरकार। अब वहाँ के भी जो विधायक है वो भी विधानसभा पर ट्रॉली भरकर देंगे, तो यहाँ की सरकार को शर्म आएगी। मेरे पारिवारिक मित्र हैं, 14 साल से मेरे उनके साथ रिश्ते हैं और समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ। आज अब वो आए थे हरिद्वार के दौरे पर, उनका शिविर भी है हरिद्वार में शुरू होने वाला, तो उसके संबंध में बात हुई, उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हुई, किसानों के मुद्दों पर बात हुई, राजनीतिक परिवेश को लेकर भी, परिस्थितियों को लेकर बात हुई। तो मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है, बस एक मुलाकात है। कानपुर में आपको चुनौती दी जा रही है भड़ाना के दौरान। आइए, भड़ाना जी का स्वागत है। वो कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, जैसे भी आए, और लोकतंत्र है उनका, मैं स्वागत करता हूँ। आए, चुनाव लड़े तो जनता तय करेगी भाई हार जीत किसकी होगी। इधर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के विरोध में जिला व्यापार मंडल अल्मोड़ा ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि जिला अध्यक्ष सुशील शाह के नेतृत्व में व्यापारियों ने बाजार में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारी नेताओं ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायियों पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारियों की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए, वरना व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन को तेज करेंगे। ये जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर के जो रेट है 1000 रुपये तक के जो बढ़ोतरी की गई है, इसके विरोध में आज व्यापार मंडल द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। सरकार की गलत नीति के कारण हमारा चाहे छोटा व्यापार हो, छोटे व्यवसायी, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान है, ये सब आज इनको जो क्षति पहुंची है इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। और अगर केंद्र सरकार ने शीघ्र अतिशीघ्र इसको वापस नहीं लिया तो केंद्र सरकार के खिलाफ सारे व्यापारी एकजुट होकर, हो सकता है अगर बाजार भी बंद करानी पड़े बाजार भी बंद करवाएंगे। देख रहे हैं आप कि व्यापारियों के उत्पीड़न में ये सरकार हमेशा अग्रणी रही है। पहले भी कोरोना काल में भी इन्होंने व्यापारियों को राहत के नाम पे ब्याज दरों में छूट देंगे बोला था, बिजली के दर में बिलों पे कटौती करेंगे बोला था, कहीं पर कोई नहीं की। अभी कॉमर्शियल सिलेंडर में सीधे लगभग 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम व्यापारी में बहुत ज्यादा इससे महंगाई की मार पड़ रही है और इसको हर किसी को झेलना पड़ेगा और इससे महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी। अगर इस बात को लेकर अगर इन्होंने आज इस मूल्य जो वृद्धि की है उसको वापस नहीं दिया गया तो इस आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी ने जीत का दावा किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल और जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि सभी चैनल्स के एग्जिट पोल से साफ बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। बंगाल के लोग ये समझते हैं कि देश में विकास बीजेपी सरकार में ही होगा और बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत भी इसी का संकेत है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बंगाल
जोड़ने के बाद सिर्फ 3 राज्य ऐसे बचेंगे जहां पर बीजेपी या उसके नेतृत्व में सरकार नहीं है। लेकिन बंगाल भी अगर जुड़ जाता है तो बंगाल में विजय होने के बाद उन राज्यों के भी बीजेपी की ही जीत बनेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है, उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में वर्ल्ड बैंक से स्वीकृत 921 करोड़ रुपए की योजना का उद्देश्य दूर दराज इलाकों में सर्जन और डॉक्टरों की कमी को दूर करना था। इस योजना के तहत एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जानी थी कि वे जरूरत के अनुसार डॉक्टर्स को नियुक्त कर सर्जरी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, जिससे पौड़ी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल पाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद इस योजना को रोक दिया गया और बाद में रिलीज हुए फंड का भी सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। को हमेशा नए सिरे से नई बातों को, नए आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नई व्यवस्था को लॉन्च करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि मैंने 921 करोड़ रुपए का एक वर्ल्ड बैंक से पैसा स्वीकृत करवाया था। 921 करोड़ रुपए का। उसमें ये व्यवस्था थी कि जहां पर हमारा सर्जन नहीं है, सपोज पौड़ी में है, सपोज उत्तरकाशी में है या पिथौरागढ़ में है, हमारा हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पर सर्जरी नहीं हो रही है, ऑर्थो सर्जरी नहीं हो रही है, गायनों में सर्जरी नहीं हो रही है, तो उस पैसे से उस व्यक्ति को हम लोग चाहे वो 1 लाख में हायर करके डॉक्टर वहाँ भेजे या 2 लाख करके भेजे, ये जिम्मेदारी उस एजेंसी की थी, उस 921 करोड़ रुपए की थी कि उससे वो उनको सर्जरी करके देता, तो निश्चित रूप से लोगों में जो है एक विश्वास पैदा होता। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 2014 में जब वर्तमान सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने उसको रोक दिया, उस पैसे को, हालांकि उनसे कोई रिलेटेड नहीं थी, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने सीधा पैसा लिया था और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग में ये जरूर है कि भाई केंद्र सरकार का अंशदान होता है। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां कालाढूंगी में पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत धरना स्थल पर पहुंचे और इसी दरमियान विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, उनकी मांगों को जायज बताया। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सलाहकार से फ़ोन पर बात कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचा दिया जाएगा। धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका मानदेय मजदूरी से भी कम है, जिससे परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जल्द से जल्द ही मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। देखिए, इनकी मांग उचित है, इनको इतना मानदेय मिलता है कि वो मजदूर के बराबर भी नहीं है। निश्चित रूप से उनकी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी के पीए साहब से बात किया है और उन्होंने बताया कि आज उनका शिष्टमंडल जो है उनको मिल रहा है, आज समय मिल गया है उनको। नहीं मिलता तो मैं इनको फिर लेके जाता यहाँ से, फिर बात करता हूँ। वो कह रहा है तुम बताओ, क्योंकि मेरे जाने में थोड़ा गड़बड़ होती है, सब घबराते हैं, तो हम कर लेंगे काम पे। तो आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को पूरा कर लेंगे। हमारी सभी बहनें अपने अपने ब्लॉक में संघर्ष कर रहे हैं और सरकार लगातार हमारे हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन वार्ता हमारी लगातार जारी है, जो कि सफल इसलिए नहीं हो पा रही है। सीएम सर का कहना है कि हम मानदेय बढ़ोतरी तो करेंगे, पर कितना करेंगे वो ये नहीं बता रहे हैं हमें। और उनका कहना है कि हम लोग अपना संघर्ष, अपना आंदोलन क्लोज कर दें, अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन अगर हम अपना संघर्ष खत्म करते हैं तो माना वो जियो जारी करते हैं 2000-3000 का, उसमें इतनी महंगाई के टाइम में कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगले 5 साल तक ऐसे ही ना लटके रहें, जो होना है इस समय हो। इसलिए हम अपना धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे पास में जियो
हमारा शासनादेश संतुष्टिजनक हमारा आ नहीं जाता, हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं उस चीज़ से, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष है रेखा नेगी जी, आज वो वार्ता करने गई हैं, लेकिन वार्ता में क्या होता है वो जब तक हमें पता नहीं चलता है हम यहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारा मानदेय अगर ये 2-4 हज़ार बढ़ाते हैं तो हम आमरण अनशन तक पहुँच जाएंगे, हमें 18,000 ही मानदेय चाहिए। हाँ 24,000 सर, 24,000 तो मिनिमम होना चाहिए सर। मजदूर की मजदूरी जैसे 800-900 ले रहा मजदूर लेता है, तो सर हम ये चाहते हैं हमें मजदूरी दे दें। दिन की मजदूरी क्या होती है आप सभी को मालूम है, आज की महंगाई में कितनी परेशानी हो गई घर चलाने में सर। और जो हमारे साथ बहनें हैं सब विधवा, परित्यक्ता, सब ऐसी बहनें हैं, एकल महिला ज़्यादा है हमारे साथ सर। तो इसलिए हमारा जब तक कोई भी वहाँ से आश्वासन नहीं होता है, हमारी जो रेखा नेगी दीदी हैं जब तक हमें कहेंगी, जब तक हमारा पूर्ण आश्वासन हमें सरकार नहीं देती है, जियो हमारे हाथ में नहीं आता है, तब तक हम यहाँ धरना नहीं उठाएंगे। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मौजूद उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में युवा फेस्ट के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब छात्रों की भारी भीड़ हटाने पहुंची पुलिस और एक युवक के बीच में कहासुनी हो गई, विवाद छिड़ गया। बहस बढ़ने पर पुलिस ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और ज़मीन पर गिराकर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जिससे युवक बेहोश हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। घटना में शामिल दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया, जबकि पूरे मामले की जांच राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गई है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आज सायं थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि केहरी गांव के आसपास एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर और उसके आसपास के एरिया में जाम लगा हुआ है। जिस सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाकर देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक निजी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर आड़ी तिरछी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन गाड़ियों को सही किया गया और ट्रैफिक को भी सुचारू करवाने का प्रयास किए गए, लेकिन 1-2 युवकों के द्वारा इस पर आनाकानी की गई और पुलिस के साथ अनावश्यक रूप से बयानबाजी, अनावश्यक रूप से इसका विरोध किया गया। पुलिस को द्वारा उनको समझाया गया और जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा जो है हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इधर देहरादून राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड में वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल यहां पर संघ के सदस्य कपिल शर्मा की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद ये मामला मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल तक पहुंच गया है। औपचारिक शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत में आरोप है कि साल 2015 से 2025 तक संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण सिंह नपचियाल और अन्य पदाधिकारियों की ओर से संघ के खाते में जमा धनराशि का कोई पारदर्शी लेखा जोखा सदस्यों को नहीं दिया गया और इसी दौरान ना तो कोई आंतरिक ऑडिट करवाया गया और ना ही उसकी रिपोर्ट अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसे मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ ये भी मांग उठाई गई है कि जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी को पद से अलग रखा जाए ताकि किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ, फिलहाल आयुष विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शिकायत के सीएम पोर्टल तक पहुंचने के बाद मामले में जांच की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। भवन के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति की दर से एक कोष बनाया जा रहा है, जिससे संघ भवन का निर्माण किया जाएगा देहरादून में। लेकिन ये पैसा इकट्ठा होने के बाद आज तक कोई जानकारी नहीं है कि ये पैसा है कहाँ। 2.5 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा हुआ था। इस पैसे के बारे में जब इनसे पूछा गया तो बताया गया कि पहले मौखिक रूप से पूछा गया तो कोई आंसर नहीं दिया, लिखित रूप से पूछा गया तो अब संघ के द्वारा बताया गया कि हमें इस पैसे की कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये पैसा तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण सिंह नपचियाल के द्वारा जिलाध्यक्ष के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। अब जो कंप्लेंट की गई है संघ में, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसकी कंप्लेंट अब जो है सचिव स्तर पर की गई है। इसमें लगभग इस समय जो सदस्य हैं वो 600-650 सदस्य हैं, लेकिन उस समय जिस समय ये पैसा इकट्ठा किया गया था उस समय लगभग 500 लोग थे। तो 500 लोगों के द्वारा ये पैसा इकट्ठा हुआ था, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था।
चार धाम यात्रा शुरू होते ही देश भर से भक्तों और श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उत्तराखंड की ओर उमड़ पड़ा है, जहां कोई परिवार के साथ तो कोई अकेले अपनी अपनी मनोकामनाओं को साथ लिए कठिन यात्रा पर निकल रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक से आए श्रद्धालु गुरुनाथ अपनी अनोखी आस्था और संकल्प के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर हैं। गुरुनाथ पिछले 73 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां उनकी ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है। उन्होंने बताया कि उनके धर्म में महिला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और महिला को गलत नज़र से देखना पाप माना जाता है। इसी सोच और समाज में महिला सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाने की मनोकामना लेकर वो इस कठिन पद यात्रा पर निकले हैं। वहीं आस्था, संकल्प और सामाजिक संदेश का ये अनोखा संगम चार धाम यात्रा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। मैं कर्नाटक हूँ, बेदर डिस्ट्रिक्ट है। मैं उधर से चल के आ रहे, आज 73 डेज हो गया मेरा। मैं आज श्रीनगर में ठहरे। आज मैं अभी 10 दिन होते मेरा केदारनाथ जाने के। केदारनाथ जाने के मेरा तो फर्स्ट टाइम जा रहे। मेरा यात्रा है, स्टाफ ट्रिप यात्रा है मेरा। बोलो तो लड़के लोग मेरा देवती रहते, उनका देवती को मैं गलत चीज़ से देखा तो हमारे को धर्म नहीं अच्छा नहीं है। मैं धर्म रक्षिता धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं धर्म का रक्षा करने के मैं केदारनाथ जा रहे। देहरादून के विकास नगर में उस समय आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा जब श्री बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला के पवित्र डोली यात्रा ने नगर में प्रवेश किया और हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद आगे बढ़ रही 27वीं डोली यात्रा जैसे ही हनुमंत धाम पहुंची, पूरा माहौल और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं हनुमंत धाम सेवा समिति की ओर से डोली का भव्य स्वागत भी किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और जयकारों के बीच डोली की पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी और संयोजक विकास शर्मा ने बताया कि ये पवित्र परंपरा पिछले 27 सालों से लगातार चली आ रही है। डोली यात्रा पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर विश्व शांति और समृद्धि का संदेश दे रही है। तो कुल मिलाकर विकास नगर में डोली यात्रा ने आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम पेश किया। देवी देवताओं की आरतियाँ हैं, लेकिन हिमालय की आरती नहीं है। तो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला ने ये आदेश दिया है कि हिमालय की आरती प्रारंभ कराई जाए पूरे उत्तराखंड। जहाँ से हिमालय दिखता है उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और वहाँ पर हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए। ये हिमालय आरती का जो संकल्प है इसलिए है कि पर्यावरण की रक्षा हो सके, हिमालय की रक्षा हो सके। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे मानवता को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, जलचर को, नभचर को, तो उससे बचा जाए। इधर हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 152 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने मोबाइल फोन को CIR पोर्टल की मदद से तलाश कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में इस सर्कुल पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से मोबाइल फोन्स रिकवर कर पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। पुलिस की इस कार्रवाई की आमजन ने बहुत तारीफ की, सराहना की। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लावारिस मोबाइल फ़ोन मिलने पर उसे तुरंत नज़दीकी थाना या पुलिस चौकी में जमा करवाएं। देखिए, थाना सिडकुल के द्वारा एक बार पुनः बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे या चोरी हो गए थे, ऐसे लगभग आज 152 मोबाइलों को रिकवर करने में सफलता हुई है और लगभग इनका टोटल अमाउंट 36 लाख रुपए के करीब में है। इसमें जिन लोगों की मोबाइल रिकवर हुई है, आज जिन्होंने थाने पे उनको बुलाया गया है और आज हम उनके मोबाइल हैंडओवर भी कर रहे हैं। लोगों में खुशियाँ हैं चूँकि आप एक सशक्त माध्यम हो जन जागरूकता का और एक बहुत अच्छा पोर्टल है CIR पोर्टल जो
भारत सरकार के टेली कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें अगर कभी आपके मोबाइल गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है या कोई और परिस्थितियां होती हैं तो आप पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके, और चूँकि ये IMEI बेस्ड वर्क करती है तो इसमें कहीं ना कहीं उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। इधर लाल कुआं में तराई केंद्रीय वन प्रभाग में शामिल टांडा रेंज के जंगल में हाथी का आतंक दिखाई दे रहा है, जहां पर हाथी ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर लिया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं